बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर के मरने के बाद शबनम ने घर के बाहर बर्गर का ठेला लगा लिया और इसकी बेटियां कॉलेज से वापस आकर मां का हाथ बटा देती तो चाचा के आवारे बेटे आकर कहते हमें अपनी बेटियां दे दो और घर बैठकर खाओ। तो शबनम ने इनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि आइंदा यहाँ नजर ना आना, क्योंकि लड़कों की नज़र ठहरे वाली जगह पर थी जो करोड़ों रुपए की थी। चाचा को पता चला तो वो पुलिस ले आया और कहने लगा शबनम यहाँ बच्चियों से 2 नंबर धंधा करवाती है। तो पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई और पीछे से चाचा और बेटियों ने बुलडोजर मंगवा कर ठेला गिराया तो इनकी चीखें निकल गईं। जब अचानक शबनम बेताबी से अपने दोनों बेटियों की मुंतजिर थी जो कॉलेज गई हुई थी। इसकी नज़र बार बार घड़ी पर जाती जो 3 के हिस्से से आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। इसकी बेकरारी में इजाफा हो रहा था जब ही अचानक वैन वाले की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। शबनम लपक कर गेट के पास पहुंची और दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही वैन में से हंसती मुस्कुराती इनकी दोनों बेटियां बाहर निकल रही थीं। शबनम ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। आजकल जिस तरह के हालात थे इन हालात को देखते ही शबनम अक्सर परेशान हो जाया करती थी। अभी वो अपनी दोनों बेटियों को अंदर आते हुए देख ही रही थी कि अचानक इसकी नज़र अंदर से बाहर निकलते शफात पर पड़ी। वो शबनम को देखकर मुस्कुरा दिया। अरे बेगम, आज फिर बेटियों के इंतज़ार में यहाँ पर खड़ी हो गई है। कहा तो है फिक्र मत करो, हमारी बेटियां माशाअल्लाह से बहुत बहादुर हैं और समझदार भी। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। अभी तो दोनों 18 साल की हैं और तुम बिला वजह इतनी फिक्र करने लगी हो। शफात की बात पर शबनम ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी फिक्र क्यों ना करूं, दोनों किस कदर खूबसूरत हैं और किस कदर दोनों के माशाअल्लाह से पूरे मोहल्ले में से हर किसी की नज़र है इन पर। हर घर मुझसे इनका रिश्ता मांग चुका है। मैं तो चाहती हूँ बस जल्द इनके ये कॉलेज मुकम्मल हो तो इनकी शादी कर दें। शबनम के बात पर शफात मुस्कुरा दिया और बात आई गई हो गई और यूं ही हमेशा किया करता था। शबनम जितनी फिक्र करती थी वो इतना ही मुतमईन इंसान था। इसने प्रॉपर्टी डीलिंग का नया जो काम शुरू किया था वो बेहद शानदार चल पड़ा था। इनके दिन ही बदल गए थे। पहले जो घर में बड़ी मुश्किल से दाल रोटी चला करती थी अब आए रोज घर में बकरे का गोश्त पका करता। शबनम खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। बस इसकी एक ही फिक्र थी कि दोनों जवान बेटियों का कहीं मुनासिब जगह पर रिश्ता तय हो जाए, मगर वो ये नहीं जानती थी कि सिर्फ ये वाहिद फिक्र नहीं है, आने वाले दिनों में फिक्रों का एक तूफान इस पर हिला बोलने वाला है। 4 रोज ही गुजरे थे जब अचानक दोपहर के वक्त जोर से घर का दरवाज़ा धड़ाया गया। इतवार का दिन था मगर शफात इस रोज भी अपने किसी डील के नतीजे में घर से बाहर थे। शबनम घबरा कर उठ बैठी। वो अंदर एसी की ठंडक में सोई हुई थी मगर दरवाजे बजने की आवाज़ इस कदर शदीद थी कि इसकी नींद पलक झपकते ही गायब हो गई। या अल्लाह खैर, वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए सीधा घर से बाहर आई। घर के बाहर गैर मामूली शोर गलत सुनाई दे रहा था। शबनम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने ही एक आदमी परेशान सूरत लिए खड़ा था। शफात साहब का घर यही है? आदमी के लहजे में परेशानी थी। शबनम का दिल धक से रह गया मगर इसने सर हिला दिया। जी हाँ, यही है शफात साहब का घर। शबनम के जवाब सुनते ही सामने वाले शख्स के चेहरे पर अफसोस सा फैल गया। वो थोड़ी देर तो खामोश रहा और फिर बोला माफ़ कीजिएगा बहन, आज प्रॉपर्टी डीलिंग की एक डील के दौरान शफात साहब दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल कर गए हैं। इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया लेकिन रास्ते में ही इनकी मौत वाक़या हो गई है। थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस इनकी मैयत लेकर आपके घर पहुंच जाएगी। मैं इनका मुलाजिम हूं, आपको इत्तला देने आया था। अभी हाल ही में उन्होंने मुझे काम पर रखा था। शबनम बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख कर रह गई। यही तो था वो धड़के वस्फ़े जो इसे लगे रहते थे कि कहीं कुछ बुरा हो जाए और आज ही इसकी ज़िंदगी में कितना बुरा हो गया था। सदमा इतना शदीद था कि शबनम अपने हवास खो बैठी। जब तक शफात की लाश को घर में लाया गया शबनम मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी और इसकी दोनों बेटियां इसके मुंह पर पानी की छींटे डाल डाल कर इसे
होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तीनों माँ बेटियों को रो रो कर बुरी हालत थी। शबनम का कोई बेटा तो था ही नहीं, सिर्फ ये 2 बेटियां थीं जो इस वक्त गम से निढाल थी। शफात की मौत अपने साथ हजारों मुसीबतें लेकर आई। इसे किसी तरह घर से रुखसत किया गया, ये शबनम और इसकी दोनों बेटियां ही जानती थी। मगर जिस लम्हा इसके जनाजे को उठाया गया, इसी लम्हा शबनम के सारे ससुराली रिश्तेदार, यहाँ तक कि इसके मेके वालों ने भी इस पर से नज़र फेरी। शफात ने कुछ अरसे पहले ही जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था, इससे मुनाफा तो अच्छा खासा होता था, मगर अभी तक वो कुछ जमा जोड़ नहीं कर पाया था। जो आमदनी होती इससे इसने घर में सहूलतें बना रखी थी। स्वयं गुजरा तो शबनम को घर के अखराजात की फिक्र ने अन घेरा। आखिर वो कितना अरसे तक गम मना सकती थी। बेटियों की माँ थी, इसे कुछ न कुछ तो करना था। एक ठंडी सांस लेते हुए शबनम उठी, क्योंकि घर मेहमानों से खाली हो चुका था। सभी लोग स्वयं की बिरयानी खाकर गंदे बर्तन वहीं छोड़कर अपने अपने घरों को निकल गए थे। बाप के मरने के बाद गमशदा बेटियां वही गंदे बर्तन ढेर की सूरत में धो रही थी। शबनम थके कदमों से चलती हुई अंदर अलमारी तक गई और इसे खोलकर खड़ी हो गई। यही अलमारी में शफात की वो रकम रखी होती थी जिसे वो लेन देन में इस्तेमाल करता था। शबनम ने डब्बा खोलकर रकम बाहर निकाली और इस गुना वो 30,000 के करीब थे। वो जानती थी कि शफात बैंक अकाउंट्स पर यकीन नहीं रखता। इसने कोई बैंक अकाउंट नहीं बना रखा था, इसलिए इसके पास यही कुल एहसास था। शबनम ने ठंडी सांस लेते हुए रकम वापस रख दी। घर में खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो रहा था। इस रकम से आखिर वो सामान कितने दिन तक आता, मगर शबनम को जिंदगी की गाड़ी तो घसीटनी ही थी। अगले रोज़ वो जब रकम लेकर बाजार गई और खाने पीने की अशिया खरीद कर ले आई। आधी रकम से तो महीने भर का राशन ही आ गया। अभी दोनों बेटियों की कॉलेज की फीस भी रहती थी। शबनम वापस आई तो सर पकड़कर चारपाई पर लेट गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद दिन बाद जो बिजली और गैस का बिल आएगा वो इसे कहाँ से भरेंगे। शफात का कोई ऑफिस तो था नहीं, इसने हाल ही में तो काम शुरू किया था। कुछ अरसे पहले वो जो नौकरी करता था वहाँ से भी इसके तमाम वाजिबात उन्हें मिल चुके थे। इसके पास बस एक वही मोटरसाइकिल थी जो इस वक्त घर के शहर में खड़ी हुई थी। शबनम के पास यही कुल एहसास था जिससे इसने आने वाली ज़िंदगी गुजारनी थी। अगले दिन ही बिजली का बिल आ गया और इससे अगले दिन गैस का। जो बाकी रकम बची थी वो इन बिलों में उठ गई। दोनों बेटियां समरा और निमरा खुद परेशान सूरत लेकर घूम रही थी। इनके इम्तिहान सर पर थे, मगर इम्तिहानी फीस जमा करवाने के लिए अब माँ के पास पैसे नहीं थे। शबनम बेहद परेशान थी कि शोर का गम मनाती या घर के अखराजात को देखती। इसने ससुराली रिश्तेदारों को फ़ोन करने की कोशिश की, मगर सभी इस बात से वाकिफ़ थे कि शबनम पर माशी तौर पर बुरा वक्त आन पहुँचा है, इसलिए जो ही शबनम की आवाज़ सुनते वो लोग फ़ोन काट देते। जिस किसी ने मदद का वादा किया भी तो वो भी बस वादे तक ही महदूद रहे। तक आकर शबनम खुद अपने दीवार के घर जा पहुंची, अपने देवर के घर जा पहुंची जिसका शानदार बंगला चंद ही गलियों के फैसले पर था। निमरा के चाचा के पास ठीक ठाक दौलत थी। शबनम इसके सोफे पर बैठी बेलावजा ही मरूब हुई जा रही थी। निमरा का चाचा अंदर से बाहर निकला तो सफ़ेद काटन के कड़कड़ाते सूट की जेब में हाथ डालकर 2,000 रुपये बाहर निकाले और शबनम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आजकल कारोबार कुछ मंदा जा रहा है, माफ़ करना बहन, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इनके अंदाज में साफ इनकार था। शबनम शर्मिंदा सी हो गई। इसे न पानी का पूछा गया था और न चाय का। सीधे 2,000 रुपये पकड़कर इसे घर से निकाल दिया गया। शबनम समझ चुकी थी कि अब जो कुछ करना है खुद ही करना है, कोई रिश्तेदार इसकी मदद को नहीं आएगा। बड़ा बुरा वक्त इसने इसकी बेटियों ने अकेले ही काटना है। शबनम घर आई और रफ्ता रफ्ता घर की चीज़ें बिकना शुरू हो गई। सबसे पहले शफात की मोटरसाइकिल, जिसे बेचते हुए शबनम का दिल खून के आंसू रोने लगा, लेकिन बहरहाल ये भी एक मजबूरी थी। मोटरसाइकिल को बेचकर जो रकम हासिल हुई इसने दोनों बेटियों की कॉलेज की फीस अदा कर दी। शबनम की परेशान सूरत देखकर दोनों बेटियां इसके पास आकर बैठ गई थी।
अम्मी हमें माफ़ कर दें, अगर हम बेटे होते तो यकीनन आज आपकी परेशानी में कोई काम आ सकते थे। ये निम्रा थी जो रंधी हुई आवाज़ में कह रही थी। शबनम ने बेख्तियार इसे अपने गले से लगा लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं। वालिदैन का काम है अपने बच्चों की कफालत करना। अब तक के वो इस काबिल ना हो जाए अपना खर्चा खुद उठा सकें, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जो कुछ हमारे साथ हुआ है ये अल्लाह की मर्जी थी। शबनम ने बेटी को तसल्ली दी तो समरा कहने लगी, अम्मी अगर आप कहती हैं तो हम कॉलेज छोड़ देती हैं और कहीं स्कूल में पढ़ाने लग जाती हैं। चंद हज़ार की आमदनी तो हो ही जाएगी। हम तीनों का खर्च ही कितना है, महीने के महीने का गुजर बसर होता रहेगा। सिमरा की बात पर शबनम कुछ देर तो खामोश रही, फिर इसने मुड़कर दोनों बेटियों की तरफ देखा। वो जानती थी इसकी बेटियां बहुत ज़हीन हैं और दोनों के ही डॉक्टर बनने का शौक़ था। आला तीम दिलाना शफात का ख्वाब था। ऐसे ही वो भला कैसे इनके ख्वाब को कुचल सकती थी। इसने बेटियों को सख्ती से मना कर दिया कि वो आइंदा कॉलेज छोड़ने की बात ही ना करें। अगले महीने अखराजात के लिए शबनम ने दोनों कमरों में लगे हुए AC उतार कर बेच दिए। फिर यहाँ तक कि घर की हर कीमती चीज़ रफ्ता रफ्ता बिकती चली गई, मगर अखराजात थे कि मुंह खोले हर महीने बढ़ते ही जा रहे थे। चीज़ों को बेच बेच कर जितनी आमदनी होती वो सब पैसे लग चुके थे। अब कोई मुस्तकिल आमदनी का जरिया ढूंढना ज़रूरी था। इस परेशानी में वो एक रोज़ सहन में रखी चारपाई पर बैठी थी जब अचानक इसकी छोटी बेटी समरा इसके पास आई। अम्मी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बैठक वाले बड़े कमरे को बाहर से खोलकर इसे बर्गर का होटल बना लें। एक फास्ट फूड होटल आजकल वैसे भी ये कितना मशहूर है और अब तो इतना ट्रेंड चल पड़ा है कि नकाबपोश औरतें खुद अपने ठेलों पर खड़े होकर बर्गर फ्राइज बनाती हैं। लोग इनकी इज्जत भी करते हैं। यहाँ बुरे लोग हैं, वहाँ अच्छे भी हैं और वैसे भी सबको पता तो है कि हम लोग किस बुरे हालात से गुजर रहे हैं। हमारी किसने मदद नहीं की तो फिर किसी को इतराज़ उठाने का भी हक नहीं होगा। समरा की बात पर शबनम चौंक सी गई। वो कह तो ठीक रही थी। इनका घर मेन रोड के ऊपर था, कई लोग आते जाते थे। इनके घर के ज़रा से फैसले पर ही एक कोचिंग सेंटर था। शाम के बाद जब बच्चे वहाँ से निकलते तो खूब भूख से बेताब होते थे। ऐसे ही अगर इनके घर के सामने एक फास्ट फूड सेंटर खुल जाता तो यकीनन बच्चों के मज़े हो जाते और शबनम भी अभी अच्छी आमदनी हो सकती थी। शबनम को ये ख्याल पसंद आया। वैसे भी वो इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अब इसे इस बात का ज़रा ख्याल ना था कि कौन सा काम करने से लोग इतराज़ करेंगे और कौन सा काम करने से नहीं। इसने अगले दिन से ही अपने इरादे के अमली जामा पहना दिया। शबनम ने शफात के एक मुलाजिम को फ़ोन किया, वो आ गया तो इसने बैठक के अंदर से सारा फर्नीचर निकाल कर इसे खाली करवाया और नया रंग रोगन करवा दिया। अब अंदर 3-4 छोटी मेज़ें रखी, एक छोटा सा फूड सेंटर बनाया गया था, जबकि दुकान के बाद शबनम ने एक पूरा स्टॉल सीट करवा कर इसे बर्गर का स्टॉल बना दिया। ज़्यादा कमाई से काम में थी। शबनम को बर्गर बनाना तो अच्छे से आता था, बस पहले दिन मुश्किल था। निकाब पहनकर जिस वक्त वो बर्गर के ठेले पर खड़ी हुई इससे बहुत शर्म आई, मगर जब इस दिन ठीक ठाक आमदनी हुई तो रात को अपने पैसे गिनते हुए शबनम की सारी शर्म ख़त्म हो गई और इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हलाल तरीके से इसे जायज़ आमदनी मिल रही है जिससे वो अपनी बच्चों के खर्चे पूरे कर सकती है। रफ्ता रफ्ता शबनम का बर्गर का स्टॉल मशहूर होने लगा। कोचिंग के बच्चे जाते और आते दोनों वक्त शबनम के अच्छे गाहक बन गए थे। ना सिर्फ कोचिंग के बच्चे बल्कि मोहल्ले भर में शबनम के हाथ का जायका मशहूर होने लगा। इसके बर्गर की तारीफें दूर दूर तक फैल गईं। शबनम की आमदनी एक दिन में हज़ारों रुपए तक जा पहुंची। या इसके लिए नाकाबिल यकीन था कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करती ना थकती थी, मगर आमदनी बढ़ती तो साथ में काम भी बढ़ा। वो मजबूर हो गई कि अपने पास कोई मर्द मुलाजिम रख ले और इसने ऐसे ही किया। एक निस्बत कम उम्र नौजवान को अपने साथ मुलाजिम के तौर पर रख लिया, लेकिन पहले ही हफ्ते में वो बिखरा गई जब इसने इस मुलाजिम को पैसों में खयानत करते हुए देख लिया। शबनम ने इसे कुछ ना कहा मगर इसे नौकरी से निकाल दिया। अब फिर से सारा काम शबनम के कंधों पर आन पड़ा था। बेहद मजबूर थी। इसकी मजबूरी का हाल इस दफ़ा भी इसके दोनों बेटियों ने निकाला। अम्मी आप फिक्र मत करें, हम लोग 2-3 बजे तक कॉलेज से आ जाती हैं, इसके बाद पूरा दिन फारिग ही तो होती हैं। चंद घंटों में हम आपके पास बर्गर के ठेले पर काम कर लिया करेंगे, इतने में आप आराम कर लीजिएगा।
हम भी निकाब लगा कर काम कर लेंगे तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा, और वैसे भी सिर्फ स्टूडेंट ही तो सामान लेते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। निम्रा ने माँ की परेशानी का हल निकाला। शबनम को मानना ही पड़ा और क्या कर सकती थी। और फिर अगले दिन से ही यही होने लगा। आधा दिन ठहरे पर शबनम खड़ी होती और बाकी के वक्त दोनों लड़कियां रात 9 बजे से पहले ही शबनम अपना ठहरा बंद कर देती और तीनों माँ बेटियां घर के अंदर चली जाती। इनके घर के हालात दोबारा से बेहतर होने लगे थे, मगर एक दफ़ा फिर एक नई फिक्र इनके रास्ता देख रही थी। एक रोज़ शबनम मार्केट से बर्गर बनाने का सामान खरीद कर ला रही थी। शाम के 4 बज रहे थे और इसने अपनी दोनों बेटियों को बर्गर के ठेले पर खड़ा कर रखा था। आज वो बहुत खुश थी। इसके महीने भर की आमदनी तो शफात की आमदनी से भी ज़्यादा हो गई थी। इसने फैसला कर लिया था कि बच्चियों के इम्तिहानों के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देगी। अभी वो अपने घर से कुछ ही फैसले पर थी जब अचानक इसकी नज़र अपने बर्गर के ठेले पर पड़ी। दूर से ही इसकी बेटियां वहां खड़ी हुई नज़र आ रही थी, मगर वो चौंक सी गई क्योंकि बर्गर के ठेले के पास सिर्फ इसकी बेटियां नहीं बल्कि कोई और भी खड़ा था, और वो इसके जेठ का बेटा अदनान था और इसके साथ इसका भाई अरसलान। यूँ लगता था जैसे वो दोनों निम्रा और सिमरा से किसी बात पर बहस कर रहे हैं। निम्रा अपने काम में मगन थी और सिमरा भी इन दोनों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, मगर शबनम को दूर से देखने पर ही अंदाज़ा हो रहा था कि दोनों लड़के मुसलसल दोनों बहनों को मतवज्जो कर रहे हैं और इनसे कुछ पूछा जा रहा है। शबनम के कदमों में तेज़ी आ गई। इन दोनों लड़कों की फितरत ठीक नहीं थी। वो मोहल्ले में औबाश नौजवानों की तरह पर मशहूर थे और शबनम जानती थी कि शुरू से ही इन दोनों लड़कों की नज़र शबनम की बेटियों पर थी। तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए शबनम ठेले के पास पहुंची तो बुरी तरह से हाँफ रही थी। इसने निकाब लगा रखा था, इसलिए किसी की नज़र इस पर ना पड़ी। शबनम के कानों में इन लड़कों के अल्फाज पड़े। इनमें से अदनान इधर उधर देखते हुए मैंने खीस अंदाज में सिमरा से कह रहा था, क्या फजूल कामों में खुद को थका रही हो। ये काम लड़कों के करने के होते हैं, लड़कियों के नहीं। तुम्हारी माँ तो पागल है। इसने ख़ानदान भर की मदद को ठुकरा दिया और ख़ुद यहाँ बर्गर का ठेला लगाकर खड़ी हो गई है और जवान लड़कियों को बर्गर बेचने पर खड़ा कर दिया है। ये काम तुम दोनों के जेब नहीं देता। बेहतर यही है कि कोई ढंग के नौजवान देखो और इनसे शादी कर लो। इतना कहते हुए अदनान ने अपना कलर उकड़ाया तो साथ खड़े हुए अरसलान ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। दोनों भाई एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए। समरा के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी देखी जा सकती थी। निम्रा को भी शदीद गुस्सा आ रहा था। शबनम तो खून खोलने लगा तो इससे पहले कि वो आगे बढ़कर कोई जवाब देती अचानक ही निम्रा बोली, जब शादी करने की उम्र आएगी तो शादी भी कर लेंगे। कमाना हमारी मजबूरी बन गई थी क्योंकि तुम्हारे बाप ने 2000 रुपये देकर मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। हालांकि असूली तौर पर तो हमारी कफालत अब इनकी जिम्मेदारी थी और वो बहुत पैसे वाले भी हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। अब हम जिस तरीके से भी पैसे कमाते हैं हमें काम करने दो। निम्रा की आवाज़ में गुस्सा था और इसी पर इसने हाथ बढ़ाकर निम्रा की कलाई पकड़ ली। ज़बान तो देखो कैसे चला रही है। कल की लड़की, आज ही अपने बाप को भेजूंगा ताकि तुम दोनों लड़कियों के निकाह हमारे साथ कर दें और देखता हूँ तुम्हारी वो चालाक माँ कैसे इनकार करती है। आना तो आखिर तुमको हमारे ही घर है। अदनान की बात पर शबनम की बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। इसने सामान वहीं पर फेंका और लपक कर अपनी बेटियों के साथ जा खड़ी हुई। अदनान ने जो निम्रा की कलाई पकड़ रखी थी वो यकदम बौखला गया। शबनम इसका बड़ा हो वही हाथ कलाई से ज़ोर से पकड़ा और एक सन्नाटे और दाद थप्पड़ दूसरे हाथ से इसकी गाल पर दे मारा। थप्पड़ खार का अदनान अपनी जगह पर साकित रह गया। शबनम ने आओ देखा ना ताओ ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हुए लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस आसपास गाहकों का शोर था, मगर वो ख़ानदानी मसाइल समझकर पहले दखल अंदाजी नहीं कर रहे थे। मगर अब जो शबनम ने शोर मचाया तो सब लपक कर आगे। शबनम ने उन्हें बताया कि दोनों लड़के इनकी बेटियों के हरासे कर रहे हैं। लोगों ने आओ ताओ ना देखा। अदनान और अरसलान दोनों की खूब दुर्गत बना दी। वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। शबनम और इसकी बेटियां काफ़ी मुतमईन थी, मगर इसी रात 2 बजे के करीब अचानक इनके दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया गया। शबनम घबरा कर उठी
उठी। दोनों बेटियों पर सुकून नींद सो रही थी। शबनम ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस थी। पुलिस के साथ आई हुई लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ाकर शबनम के बाजू पकड़ लिया। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, क्योंकि आपके भतीजे अदनान ने आपके खिलाफ पर्चा कटवाया है कि अब अपने थैले की जगह पर लड़कियों से 2 नंबर काम करवाती हैं। इस गलत धंधे को करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। शबनम की आंखों से आंसू निकल पड़े। पुलिस शक्ल से ही रिश्वत खोद लग रही थी और साफ जाहिर था कि इनकी और शबनम की दीवार के आपस में मिली भगत थी। शबनम का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। जिस वक्त वो शबनम को घसीटते हुए ले जा रहे थे, इसी पुलिस वैन के अंदर बैठा हुआ अपना देवर साफ नजर आ गया। वो मुस्कुरा रहा था। यकीनन फतह इसकी हुई थी। शबनम को ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया। इसे शदीद फिक्र थी कि इसकी दोनों बेटियां घर में तन्हा थीं। कल ही तो इसके दोनों भतीजों ने इसे कहा था कि अगर इसे कमाई करने का इतना ही शौक है तो दोनों बेटियां इनके हाथ भेज दे, वो महीने की रकम इसके हवाले करते रहेंगे। शबनम का खून खोल रहा था, मगर मन्नत सिमाज के बावजूद कोई पुलिस वाला इससे बाहर नहीं जाने दे रहा था। दूसरी जानिब शबनम का देवर बुलडोज़र मंगवा चुका था और लालची नज़रों से शबनम के मकान को देख रहा था। बेवकूफ़ औरत करोड़ों की मालियत का मकान को एक बर्गर का ठेला बनाकर बैठ गई थी। कितनी बार मैंने शफा से कहा कि इस मकान को मेरे हाथ बेच दें, मगर ना अक्ल इसमें थी और ना इसकी बीवी में। तोड़ो इसे। इसने मजदूरों को हुक्म दिया और उन्होंने आगे बढ़कर शबनम के मकान की बैठक को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कोई इसे गिरा पाते, अचानक शबनम के देवर की हलक से कर्बनाक चीख निकली। इसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और इसे दिल का दौरा पड़ा था। इसके साथ आए हुए दोनों बेटे भी बुखला गए और घर की और बाप की तरफ से लपके। इसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। रोज़ा का काम वहीं रुक गया, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही शबनम का देवर इंतकाल कर गया। इसकी दोनों बेटों के पास पाँव फूल गए। बाप का सारा कारोबार नाजायज़ था। उन्हें रुपए पैसे को संभालने की समझ बोझ नहीं थी और ना ही वो कोई काम काज कर सकते थे। किसी को समझ ना आती थी कि अचानक शबनम के देवर को ऐसा क्या हुआ कि खड़े खड़े इसे मौत ने आ घेरा। मगर ये शबनम इसकी दोनों बेटे ही जानती थी कि मजलूम का हक मारने वाले की सज़ा ऐसे ही होती है। अदनान और अरसलान दोनों ने ही बाप के पैसे को उजाड़ डाला और फ़कीरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने लगे। शबनम के ऊपर कोई मुकदमा साबित ना हो सका, लिहाजा वो छूटकर घर आ गई। इसने दोबारा से अपने बर्गर के ठेले का काम शुरू कर लिया। कुछ ही अरसे में इसकी बेटियां आला तरीन पाकर डॉक्टर बन गई तो शबनम ने अपने ठेले को बाकायदा रेस्टोरेंट की शक्ल दे दी। बेशक अल्लाह जिसकी मदद करे इसे कोई नहीं गिरा सकता। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, किसी यतीम का हक नहीं खाना चाहिए। आपको इस कहानी से नसीहत मिल चुकी होगी। नाज़रीन, बराए मेहरबानी हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।